हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी अस्थमा की ड्रग्स के बारे में, अस्थमा का जनरल इंट्रोडक्शन और उन सभी ड्रग्स के बारे में, एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के बारे में जो अस्थमा के दौरान यूज़ की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट। ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट रहेगा जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अस्थमा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडीआर और उनकी ड्रग्स की इंटरैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पिछली वीडियो के अंदर जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें हमने अलग अलग कैटेगरीज देखी थी और उनके अंदर आने वाली अलग अलग ड्रग्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। सिर्फ वहाँ पे हमने जनरली नाम को डिस्कस किया था, यहाँ पे हम उनके मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, ब्रोंकियोडायलेटर्स, जो आपके ब्रोंकाई को डायलेट करे। तो क्यों कर रहे हैं हम ब्रोंकाई को डायलेट? क्योंकि अस्थमा के अंदर होता क्या है, आपकी हमारी जो ब्रोंकाई है उसके अंदर एयरवे के अंदर क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से एयर पास नहीं हो पाती और सफिशिएंट ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता। तो जिस वजह से क्या होती है, घुटन होती है, दम घुटता है, उसी को हम अस्थमा कहते थे। तो इसलिए हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिएगा ब्रोंकियोडायलेटर्स। तो ब्रोंकियोडायलेटर्स के अंदर हमारी सबसे पहले कैटेगरी थी हमारी सिंपैथोमाइमेटिक्स, जिसके अंदर आपने पढ़ा था सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट और आपका नॉन सेलेक्टिव था। दूसरा हमारा मिथाइलजेंथिन था, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट क्या करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, लंग्स पे काम करते हैं हमारे, और कहाँ करते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं। सिंपैथोमाइमेटिक के अंदर आपने पढ़े थे ना, अल्फा बीटा टाइप के रिसेप्टर होते हैं। अल्फा के अंदर अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा के अंदर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और बीटा 2 आपका मोर प्रोमिनेंटली कहाँ प्रेजेंट होता था, लंग्स के ऊपर। तो वहाँ ये एक्ट करेगा और क्या करेगा, उसे एगोनिस्ट करेगा, उसके फंक्शन को बढ़ाएगा, उसके साथ काम करेगा, उसके लिए काम करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होता था, हमारा साइक्लिक एमपी इंक्रीज होता था। साइक्लिक एमपी हमारा इंक्रीज होगा, साइक्लिक एमपी का प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या क्या इंपैक्ट आएंगे, ये सारे इफेक्ट आएंगे। सबसे पहला क्या, ब्रोंकियोडायलेशन। तो ब्रोंकियोडायलेटर्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला तो इफेक्ट यही होगा हमारा कि ब्रोंकाई को डायलेट करेगा। दूसरा क्या होता है, इनहिबिट रिलीज ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन के रिलीज को इनहिबिट कर देगा। अब हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन वहाँ पे क्या था, एक मीडिएटर था जो कब रिलीज हो रहा था, हमारे मास्ट सेल की रप्चर होने के बाद डीग्रेनुलेशन के दौरान क्या हो रहे थे, मास्ट सेल से अलग अलग हमारे जो है मीडिएटर्स रिलीज हो रहे थे, जिनमें से एक था हमारा हिस्टामिन। तो हिस्टामिन के रिलीज को ये रोक देगा। दूसरा क्या, इसके अलावा क्या करता है, प्रोमोट म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। ये किसको प्रमोट करता है, म्यूकोसिलियरी, यानी कि जो म्यूकस की वजह से जो डिपोजिशन हो रहा था हमारे एल्यूलाई के अंदर या यूं को ब्रोंकाई के अंदर, उसे ये क्लियर करता है, यानी कि म्यूकस को क्लियर करता है, एक्सपेल्ड आउट करता है। ठीक है, म्यूकस टीयरिंग इफेक्ट देता है। तो ये किसकी वजह से आया, सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। दूसरा हमारा क्या था, नॉन सेलेक्टिव था हमारा एड्रेनालिन, जो मैंने आपको बताया था, एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर भी देते हैं और हर प्रकार के एलर्जी के अंदर उसे दे सकते हैं, 1:1000 रेशो में उसे देते हैं। दूसरी कैटेगरी थी हमारी मिथाइलजेंथिन, जिसके अंदर हमारे फाइलिन्स थे, थियोफाइलिन है ना, अमाइनोफाइलिन वगैरह। ये क्या करते हैं, इट इनहिबिट फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम। अब देखो फॉस्फोडाइस्ट्रेज पीपीडीई एंजाइम जो है वो क्या करता है, साइक्लिक एमपी को कम करता है, और हमें तो साइक्लिक एमपी को बढ़ाना है, क्योंकि साइक्लिक एमपी इंक्रीज होगा तभी ये सारे इफेक्ट आएंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉस्फोडाइस्ट्रेज जो साइक्लिक एमपी को कम करता है उसी को इनहिबिट कर देंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ जाएगा। तो मिथाइलजेंथिन ने क्या किया, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया और उसने क्या किया, साइक्लिक एमपी के इफेक्ट को इनडायरेक्टली बढ़ा दिया। ठीक है, इनडायरेक्टली बढ़ गया, मतलब साइक्लिक एमपी हमारा बढ़ गया, तो उसकी वजह से सारे यही सेम इफेक्ट आएंगे जो हमारे किसकी वजह से आ रहे थे, बीटा 2 एगोनिस्ट की वजह से आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एडीआर। मिथाइलजेंथिन के भी अलग अलग जो एडीआर है उसके बारे में बात करते हैं। चारे पार्ट पे इसका उन्होंने जिक्र किया है। सबसे पहला सीएनएस। सीएनएस के ऊपर मैंने लगाया प्लस का साइन, यानी कि क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हमारे सीएनएस को। सीएनएस के ऊपर क्या करता है, इसका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सीएनएस की जब एक्टिविटी बढ़ती है तो क्या होता है, उसकी वजह से रेस्टलेसनेस, बेचैनी होती है, ट्रेमर्स आ सकते हैं, कन्वर्जन्स आ सकते हैं, दौरे आ सकते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा डोज दे रहे हैं तो क्या होता है, सीएनएस के ऊपर इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट आता है, प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा जीआईटी को इरिटेट करता है, तो ये जीआईटी के ऊपर आ गया, जीआईटी इरिटेंट है ये। इसके अलावा हार्ट पे भी क्या करता है, इसका इफेक्ट इंक्रीज, यानी कि हार्ट पे भी इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट है। हार्ट पे जब स्टिमुलेटरी इफेक्ट आएगा तो क्या हो सकता है, पैल्पिटेशन हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, हार्ट रेट हमारा बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन वगैरह इंक्रीज होगा सब। तो क्या हमारा इस पर स्टिमुलेटरी इफेक्ट आएगा। एक और इसका किडनी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, डायूरेसिस। डायूरेसिस को इंक्रीज करता है। डायूरेसिस का मतलब क्या है, डायूरेटिक्स, जो क्या करे, हमारी बॉडी से वाटर वगैरह की जो एलिमिनेशन है, वाटर है, सोडियम है, इन सब के एलिमिनेशन को बढ़ा दे, इनके एक्सक्रीशन को बढ़ा दे, जो दैट इज डायूरेसिस। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एडीआर है। अब मिथाइलजेंथिन को इसी वजह से, इसके एडीआर की वजह से कम यूज किया जाता है। क्या है इसका एडीआर, नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका जो सेफ्टी मार्जिन है वो बहुत कम है। ठीक है, इतना सेफ नहीं है जितना इसके एडीआर आते हैं। तो इसकी वजह से मिथाइलजेंथिन की बजाय क्या प्रेफर किए जाते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक के अंदर बीटा 2 एगोनिस्ट को प्रेफर किया जाता है। ड्रग इंटरेक्शन देख लेते हैं। अब दोनों ही किस में यूज हो रहे हैं, अस्थमा के अंदर यूज हो रहे हैं। अगर इन दोनों को आप साथ में दोगे तो क्या आएगा, इनका एंटी अस्थमेटिक इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आपके ड्रग इंटरेक्शन क्या है, सिंपैथोमाइमेटिक को जब हमने दिया थियोफाइलिन के साथ तो इनका इफेक्ट क्या हुआ, पोटेंशिएट हो गया, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया उन्होंने, पोटेंशिएट कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है जी, सेकंड देखते हैं, सेकंड इंटरेक्शन। अगर हम मिथाइलजेंथिन के साथ क्या दे दें,
फेनिटोइन दे दे या फिर रिफाम्पिसिन दे दे या फिनोबार्बिटोन दे दे तो इसका इफेक्ट कम होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो मैंने लिखा है फेनिटोइन, रिफाम्पिसिन और फिनोबार्बिटोन, ये क्या है आपके एंजाइम इंड्यूसर हैं। क्या है आपके एंजाइम इंड्यूसर, एंजाइम को इंड्यूस करेंगे, एंजाइम को इंड्यूस करेंगे यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एंजाइम की जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, मिथाइल जैंथीन का जो है वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करा देंगे। ठीक है, इन ड्रग्स ने क्या किया, एंजाइम को इंड्यूस करा दिया। एंजाइम को अब क्या करेगा, वो एंजाइम जो इंड्यूस है वो मिथाइल जैंथीन को मेटाबोलाइज कर देगा। जब मिथाइल जैंथीन हमारा मेटाबोलाइज ही हो गया तो उसका इफेक्ट तो वैसे भी कम हो जाना है क्योंकि वो तो बचा ही नहीं ना अपनी एक्टिव फॉर्म में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड डिक्रीज इफेक्ट। तो मिथाइल जैंथीन का इफेक्ट कम कर देती है कौन, फेनिटोइन, रिफाम्पिसिन एंड फिनोबार्बिटोन। थर्ड देखते हैं, सिमेटिडिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या करती हैं। सिमेटिडिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंजाइम इनहिबिटर हैं। वो क्या थी पहले वाली, इंड्यूसर, ये क्या है, एंजाइम इनहिबिटर। ये ड्रग्स एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी। कौन सी एंजाइम को, जो इसका मेटाबॉलिज्म करवाता है मिथाइल जैंथीन का। आप मिथाइल जैंथीन का मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम को ही आप इनहिबिट कर दोगे तो उसका तो मेटाबॉलिज्म होगा नहीं या कम हो जाएगा, जो जिसकी वजह से मिथाइल जैंथीन की एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि वो तो मेटाबोलाइज होने से रहा। तो इसकी वजह से क्या करती हैं कि ये जो सिमेटिडिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन है मिथाइल जैंथीन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये थी इसकी ड्रग इंटरेक्शन। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था ल्यूकोट्राइन क्या है, एक प्रकार का मीडिएटर है और उसके रिसेप्टर को हम एंटागोनाइज करते हैं। जहाँ पे ल्यूकोट्राइन को जाके बाइंड होना है वहाँ पे जाके कोई इसका कोई एंटागोनिज यानी कि ड्रग जो एंटागोनिस्ट है ये जाके वहाँ पे बाइंड हो जाए तो ल्यूकोट्राइन का इफेक्ट आएगा ही नहीं, यानी कि एलर्जी होगी ही नहीं। बाइंड टू LT1 रिसेप्टर, जहाँ पे ल्यूकोट्राइन जो मीडिएटर था उसे बाइंड होना था वहाँ पे जाके ल्यूकोट्राइन का एंटागोनिस्ट बाइंड हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका इफेक्ट एंटागोनाइज होगा। और क्या इफेक्ट आएगा, ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंकाई डायलेट हो जाएंगी, इन्फ्लेमेशन डिक्रीज हो जाएगी यानी कि अस्थमा जो इन्फ्लेमेशन जिसकी वजह से हमारा अस्थमा रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि एलर्जी, अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ADR क्या, अब इसके अंदर आपने अलग अलग ड्रग्स पढ़ी थी, इसके अंदर एक ड्रग थी जैसे जेफ्रीलुकास्ट, मोंटीलुकास्ट एंड ज़ाइलूटोन। तो उनमें जो ज़ाइलूटोन है थर्ड जो आपकी ड्रग थी वो क्या कॉज करती है, हिपैटोटॉक्सिसिटी। वो हिपैटोटॉक्सिक होती है, आपके लीवर के लिए टॉक्सिक होती है तो इसलिए इसको थोड़ा अवॉइड किया जाता है। थर्ड कैटेगरी आती है आपकी मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी मिलके मास्ट सेल से बाइंड करते हैं तो मास्ट सेल आपका डिग्रेनुलेट करता है, रप्चर करता है। उसमें से क्या रिलीज होते हैं, मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और वो मीडिएटर्स क्या कॉज करते हैं, आपके एलर्जी कॉज करते हैं, आपका अस्थमा कॉज करते हैं। तो हम मास्ट सेल को ही स्टेबलाइज कर दें तो ये जो मास्ट सेल था अगर हम इसको स्टेबलाइज कर दें, ये सारे ड्रग्स मास्ट सेल के जो स्टेबलाइजर होते हैं जैसे सोडियम क्रामोगाइलेट, किटोटिफेन, वो क्या करती हैं, मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देती हैं, इसे रप्चर नहीं होने देती। और रप्चर नहीं होंगी तो क्या, फिर एलर्जी नहीं होगी। तो ये क्या करती है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर इस स्टेप को प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, डीग्रेनुलेशन इसका नहीं होने देती। फोर्थ कैटेगरी आपकी ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या करती है, लिपोकोर्टिन को सिंथेसाइज कर देगी। अब लिपोकोर्टिन क्या करेगा, इनहिबिट फोस्फोलाइपेज A2, फोस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर देगा जो क्या करता है, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ मीडिएटर्स। तो मीडिएटर की जो फॉर्मेशन है वो होने ही नहीं देगा एक तरीके से। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, डू नॉट डायरेक्टली ब्रोंकियोडाइलेट बट इंक्रीज इफेक्ट ऑफ बीटा-2 एगोनिस्ट। ये डायरेक्टली हमारे जो ब्रोंकाई उनको डायलेट नहीं करता बल्कि ये हेल्प करता है बीटा-2 एगोनिस्ट को कि भाई ठीक है तुम ब्रोंकाई को डायलेट करो। डायरेक्टली इसका एक्शन नहीं आता इसलिए हमें ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया, डू नॉट डायरेक्टली ब्रोंकियोडाइलेट बट इंक्रीज इफेक्ट ऑफ बीटा-2 एगोनिस्ट। ठीक है, मीडिएटर्स रिलीज नहीं हुए, मतलब उनकी फॉर्मेशन ही नहीं हुई तो रिलीज होने का तो बात काम ही नहीं बनता। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे एलर्जिक रिएक्शंस नहीं आएंगी। ADR क्या है, उन क्रोनिक यूज, जब आप लंबे समय से इनको यूज कर रहे हो, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, वही आपका मिथाइल जैंथीन वाली बात है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है। वाटर और सोडियम का रिटेंशन करा देगा आपकी बॉडी में, यानी कि वाटर और सोडियम आपकी बॉडी से एलिमिनेट नहीं होने देगा। जब आपकी बॉडी में वाटर ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा और आपका हाइपरटेंशन कॉज कर देगा। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है एंटी-IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसमें कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, ये कहा है आपकी IgE टाइप एंटीबॉडी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, उसकी भी हम एंटी देंगे, एंटी-IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। वो कौन सी थी आपकी, ओमेलिजुमैब। अगर हम इस एंटीबॉडी का एंटी दे दे, दैट इज ओमेलिजुमैब, तो आपका अस्थमा यानी कि एलर्जिक रिएक्शन नहीं आने देगी। ये क्या करती है, प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ IgE टू द मास्ट सेल। ये कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे बाइंड होने ही नहीं देती, ये बाइंड नहीं हुआ तो मास्ट सेल आपका डिग्रेनुलेट नहीं करेगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमा। अस्थमा के अंदर कौन सी ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है जो हमें नहीं देनी चाहिए। नसेड्स होती है हमारी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसके अंदर एस्प्रिन, ब्रूफेन और आपकी डाइक्लोफेनेक, ये ड्रग्स हमें नहीं देनी चाहिए। हालांकि पैरासीटामोल आप दे सकते हो, क्यों, ठीक, क्योंकि वो आपका अस्थमा कोज नहीं करती। ये तीन आपकी नसेड्स ऐसे हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है अस्थमा के अंदर।
सेकंड है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। भाई हमें बीटा का एगोनिस्ट देना है ट्रीट करने के लिए। अगर हम क्या दें, इसका ब्लॉकर दे दे, बीटा का एंटागोनाइज कर दे बीटा को, तो हमारा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्या कोज कर सकता है, अस्थमा को कोज कर सकता है रादर देन ट्रीट। क्योंकि ट्रीट कौन करता है, बीटा एगोनिस्ट, और हम दे क्या रहे हैं, बीटा ब्लॉकर, तो क्या करता है वो अस्थमा कोज कर देगा। अच्छा, कोलिनर्जिक एजेंट। अब एंटी कोलिनर्जिक हमने क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा था कि एंटी कोलिनर्जिक क्या करती हैं, एंटी कोलिनर्जिक आपका अस्थमा को ट्रीट करती हैं। तो कोलिनर्जिक क्या करेंगे, अस्थमा को कोज कर सकती हैं, उसे बढ़ा सकती हैं, ठीक है, कोज नहीं करती हैं, हम उसे बढ़ा देंगे। तो ये थी आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडीआर और ड्रग इंटरेक्शन अस्थमा की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 1 अस्थमा का, वो पहले फर्स्ट पार्ट देखे, उसके बाद सेकंड, आपको चीज़ें क्लियर होंगी, जिसमें हमने अस्थमा के इंट्रोडक्शन और अलग अलग ड्रग्स की बात की है, क्लासिफिकेशन की बात की है। इसके अंदर हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनका एडीआर और ड्रग इंटरेक्शन की बात हो गई है। आई होप आपको अस्थमा के बारे में कुछ समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी रहती है, आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।